नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी को इंतजार है क्या होगा अगले 1 घंटे 4 मिनट के अंदर, हम आपको बताने वाले हैं क्या होगा कल सुबह 6:30 बजे। हम आपको बताने वाले हैं। पूरी दुनिया का फोकस अभी बस इन्हीं 2 टाइमलाइंस पर है। आज फिक्र की शुरुआत पूरी दुनिया की इस फिक्र से कि ईरान युद्ध में ट्रंप की भागम भाग होने वाली है या फिर धोखे वाला गुणा भाग होने वाला है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2-3 हफ्ते में जंग खत्म कर देंगे, लेकिन फिर ईरान की घेराबंदी के लिए इतनी बड़ी सैन्य तैनाती क्यों की गई है? भागम भाग और धोखे वाली गुणा भाग, सुनते जाइए। बड़ा सवाल यह भी है कि 1 घंटे बाद क्या खाड़ी देशों में सबसे बड़ा अटैक शुरू हो जाएगा? ईरान ने अरब देशों में मौजूद 18 अमेरिकी टेक कंपनियों पर 24 घंटे पहले हमले की वार्निंग दी थी। इस हमले का समय निर्धारित किया गया है आज रात 10 बजे का। यह भारतीय समय के अनुसार मैं आपको टाइम बता रहा हूं। वही इस जंग में अब 2 नए खेमों की एंट्री हो गई या हो सकती। यूएई ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में विचार कर रहा है, तो रूस में चेचन लड़ाकों ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने पर अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया है। इस युद्ध में ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम ने एक बार फिर से कहा है कि उनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है और अब नेटो का भविष्य खतरे में। इन ग्लोबल खबरों के अलावा देश के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। अखिल भारतीय जनगणना शुरू हो गई है। आप इस जनगणना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इस पर फिक्र की प्रश्नोत्तरी जरूर देखिएगा। और आज ही देश में 15 ऐसे बदलाव हुए हैं जो सीधे आपसे ताल्लुक रखते हैं। कमर्शियल सिलेंडर से लेकर रेल टिकट और आपकी इन हैंड सैलरी पर प्रभाव पड़ा है। आपको इसकी डिटेलिंग बताएंगे, लेकिन पहले दुनिया भर का तनाव बढ़ाने वाले युद्ध की बात। देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर घड़ी पर है, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप संबोधन करने वाले हैं। ईरान से लगातार बढ़ते युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को वॉर रूम में होना चाहिए था, लेकिन वो दुनिया के सामने आकर न जाने कौन सा फरमान सुनाने जा रहे हैं। लोगों के मन में अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान टैरिफ की कड़वी यादें हैं। इसीलिए ट्रंप के संबोधन को लेकर खौफ है और इसी खौफ ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान करने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान के तेल के कुएं पर कब्जे के लिए टारगेट लॉक कर सकते हैं? क्या ट्रंप ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा का कोई रोड मैप बता सकते हैं? क्या ट्रंप नेटो से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा कर सकते हैं? यह आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने आज ही कहा है कि अमेरिका नेटो गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। देखिए, विचार भले ही कर ले, लेकिन उसको कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत है। अगर फैसला कर भी लिया तो भी मिनिमम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। इतना आसान नहीं होता अमेरिका के सिस्टम में ये सब। लेकिन ट्रंप के संबोधन पर दुनिया के एक्सपर्ट्स की नजर है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले इसी युद्ध पर एक बड़ा बयान भी दिया और उनके इस बयान में शायद अमेरिका के सरेंडर करने वाली सोच भी है। ट्रंप ने कहा, एंड आई कोट, मुझे ईरान को जल्द से जल्द छोड़ना है। मुझे लगता है 2 या 3 हफ्तों में हम युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। हमारे ईरान से बाहर निकलते ही तेल गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं। इसके लिए ईरान से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य था, ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ना हो, और हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिया। ये वो इंसान का बयान है जिसकी इंटेलिजेंस ऑफिसर पिछले साल कहती हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, ना ही उनका बनाने का इरादा है, और कुछ ही हफ्तों के अंदर ट्रंप हमला कर देते हैं और फिर कहते हैं वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और फिर से हमला करते हैं। सर, ट्रंप के इस बयान से तो यही लग रहा है कि युद्ध अब सिर्फ 2 या 3 हफ्ते और बाकी है। उसके बाद अमेरिका खुद ही इस जंग से बाहर निकल जाएगा। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ट्रंप जो कहते हैं उससे जल्दी ही पलट भी जाते हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान
में युद्ध से भागम भाग कम और धोखे वाला गुणा भाग ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती भी जारी है। इसे भी डिकोड करना जरूरी है। पहले सुनते हैं ट्रंप का यह पूरा बयान। देखिए, ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका का लक्ष्य कभी नहीं था। मतलब ईरान में सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर भी ट्रंप का यह यू टर्न है। आपको उनको पुराना बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की इच्छा जताई थी। क्या वाकई यह युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा? ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि इसके लिए तो अमेरिका को बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाए इस युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा और इसके पीछे की बड़ी वजह यह हो सकती है। आइए जरा ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसको बगैर खुलवाए ट्रंप बाहर निकल आए। क्यों? देखिए, पहली वजह क्या है? अमेरिका के हथियार गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? टॉमाहॉक मिसाइल को लेकर बड़ी खबर है इसमें, सुनते जाइएगा। राहुल, मैं हर एक में छोटा सा टैग ऐड करूंगा। टॉमाहॉक मिसाइल की उनके पास संख्या जो है कम हो रही है। दूसरी वजह, ईरान मजबूती से अमेरिका इजराइल के अटैक का जवाब दे रहा है। उनको लग रहा था यह युद्ध मैक्सिमम 2 हफ्ते चलेगा, यहां पर तो कहानी बहुत लंबी खिंच गई है। तीसरी वजह, तेजी से ईरान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ना ही इस युद्ध के दौरान अब तक वहां पर ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ। इस बात को खुद नेतन्याहू मान चुके हैं। चौथी वजह, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता था, लेकिन उसके लाख चाहने के बावजूद ईरान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अयतुल्ला अली खमनेई के बाद उनके बेटे मुज्तबा खमनेई अब वहां के सुप्रीम लीडर हैं, जो ज्यादा कट्टर हैं, हार्डलाइनर हैं। पांचवी वजह, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके रखा है। यह दुनिया के 20 से 25वीं सदी तेल गैस का समुद्री रास्ता है और अमेरिका चाहकर भी होर्मुज को नहीं खुलवा पाया। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ईरान ऐसा करेगा। होल्ड करिए प्लीज। फिर आगे छठी वजह, नेटो देश भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम ने आज एक बार फिर कहा कि उनके देश का इस युद्ध से लेना देना नहीं है। ब्रिटेन के अलावा स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने भी हाथ खींच लिया है। इस युद्ध के चक्कर में अमेरिका अपनों के बीच ही अकेला पड़ गया है। यह ट्रंप को बहुत बड़ा धोखा है उनके अनुसार। सातवीं वजह, ईरान जंग के कारण अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है, रेटिंग नीचे जा रही है और कई शहरों में नो किंग प्रोटेस्ट तेज हो गए हैं। आठवीं वजह, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, ये देखिए जरा, -17। ये एएफ की रेटिंग आ रही है जो बता रही है, एएफ पोस्ट के अनुसार -17। सीएनएन में 30 के आसपास। बहुत बुरा हाल है। ऐसी रेटिंग किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की नहीं रही है। और 9वीं वजह, इस जंग का नकारात्मक असर अमेरिका पर पड़ रहा है। वहां भी ईंधन के दाम तेजी से बढ़े हैं। आज ही अमेरिका में प्रति गैलन $4 गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। ट्रंप इस युद्ध में घुसने से पहले नहीं चाहते थे कि यह युद्ध लिबिया, इराक या अफगानिस्तान की तरह हो, लेकिन यहां पर यह युद्ध उससे भी ज्यादा खतरनाक एडवर्सरी, यानी जो उनका दुश्मन है, उसके वजह से आगे बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध के फाइनल चैप्टर पर जानते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ईरान के प्रतिनिधि क्या राय रखते हैं। अभी हमने देखा ट्रंप का इस युद्ध से भागम भाग वाला विश्लेषण, देखा ना आपने। अब ट्रंप के धोखे वाले गुणे भाग को भी समझ लेना जरूरी है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पिछले वर्ष 12 दिन तक चले संघर्ष में पूरी दुनिया ने देखा था कि ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर कोई बमबारी नहीं करेंगे, और उनके बयान के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर GBU-57 बमों की वर्षा कर दी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही धोखा होने वाला है? क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जमीन, आसमान और समंदर में अमेरिका की सैन्य तैनाती काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक एक फैक्ट आपके सामने आने वाला है। पहले आपको समंदर में डिप्लॉयमेंट वाली जानकारी देते हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना तीसरा विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिया। यह अमेरिकी नौसेना का 10वां और अंतिम निमित्ज क्लास का परमाणु संचालित सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास कहा जाता है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनमें से ऑपरेशनल 11 है, ऑपरेशनल सिर्फ 3 ही है, और यह तीसरा बताया जा रहा है। जेरार्ड फोर्ड जो है उसकी हालत खराब बताई जा रही है, वो बेस पर पहुंच गया, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। और अगर ये यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब USS अब्राहम लिंकन को भी चोट तो लगी ही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अमेरिकी नौसेना की ताकत का एक प्रमुख केंद्र है
जिसका उपयोग हवाई हमलों और समुद्री सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स और सबमरीन्स भी साथ में चलते हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश के अलावा आज ही जिब्राल्टर स्ट्रेट में अमेरिका की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी भी नजर आई है। इस पनडुब्बी से सैनिकों की अदला बदली की तस्वीरें सामने आई हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये अमेरिका के स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं जिनकी अदला बदली की गई। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जंग में अब इस पनडुब्बी को भी उतारने की तैयारी है। पश्चिम एशिया में ईरान के नजदीक इसकी तैनाती मुमकिन है। आसमानी सैन्य तैयारियों की बात करें तो ईरान में बड़े ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। ब्रिटेन में अमेरिका के थंडरबोल्ट विमानों ने लैंडिंग की है। एक दो नहीं बल्कि 12 A-10C थंडरबोल्ट विमान ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ में थंडरबोल्ट विमानों की लैंडिंग हुई है। अब इससे क्या अंदाजा लग रहा है? ट्रंप क्या वाकई इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं? आप बताइए मुझे। आप जिस भी सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कमेंट करिए कि ट्रंप धोखा दे रहे हैं या वाकई में निकलना चाह रहे हैं। प्लीज कमेंट करिए, धोखा या एग्जिट। सोचिए, बताइए जरा। या फिर ईरान पर अब कोई बड़ा हमला करने की योजना है? क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। आइए जरा। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के पहले से 40,000 सैनिक तैनात हैं। ऊपर से 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत पर 3500 सैनिक सवार हैं। यूएसएस बॉक्सर युद्धपोत पर 2500 सैनिक तैनात हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 3000 सैनिक भेजे गए। कहा जा रहा है कि एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पैराशूट से ईरान में पैराड्रॉप किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह ट्रंप के धोखे का गुणाभाग है जो आगे होने वाली बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं और इस पर ईरान का कहना है कि देश पर हमला करने वाले हर हमलावर के पैर काट दिए जाएंगे। होर्मुज को कंट्रोल करने के अमेरिकी सपने को उसकी कब्र के साथ दफना देंगे। ट्रंप इस युद्ध से निकलने की कोशिश में हैं, ये साफ है, क्योंकि उनको डर है मिड टर्म पोल्स का, जो कि अक्टूबर-नवंबर में अमेरिका में होने वाले हैं। अगर ये हालात रहे तो उनकी रेटिंग बहुत नीचे जाती जाएगी और डेमोक्रेट्स ऊपर आते जाएंगे। उन्होंने आज ही रॉयटर्स से बातचीत में कहा है कि अमेरिका की सेना ईरान से तुरंत हट सकती है। जरूरत पड़ी तो जंग फिर से शुरू करेंगे। यह भी कहा कि ईरान के प्रेसिडेंट ने उनसे सीजफायर करने की अपील की है। अच्छा, बल्कि उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बल्कि ईरान ने अब एक ऐसी धमकी दे दी है जिससे खाड़ी में मौजूद अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक लाइन में कहें तो अमेरिका टेक कंपनियों पर ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने कहा है कि आज रात 10 बजे, यह भारतीय समय के अनुसार है, 10 बजे से अरब देशों में मौजूद अमेरिकन टेक कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। ईरान ने 18 अमेरिकी टेक कंपनियों में भारी तबाही लाने की चेतावनी दी है और वो भी 24 घंटे पहले। सोचिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा। देखिए, एक बात समझिए, इन टेक कंपनीज के बारे में आपको बताने से पहले आपको एक बात बताते हैं। अमेरिका यह युद्ध किसी भी लेवल पर लड़े, ईरान इस युद्ध को इकोनॉमिक लेवल पर लड़ रहा है, क्योंकि उसकी मैसेजिंग है कि आइंदा कभी हम पर हमला किया तो हम फिर से आपकी इकोनॉमी को चोट देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के पीछे की यही वजह है और जो अब कहानी आप देख रहे हैं उसके पीछे भी यही वजह है, क्योंकि इससे इन कंपनी का स्टॉक गिरेगा, इससे अमेरिका की इकोनॉमी को चोट लगेगी। ये सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। पहले इन टेक कंपनीज की बात करते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, इंटेल है, सिस्को है, ऑल ब्लू चिप कंपनीज। डाउ जोन्स, नैस्डैक पे इनके स्टॉक्स हैं, टेस्ला, जेपी मॉर्गन, बोइंग। ईरान ने इन सभी कंपनियों के कर्मचारियों को फौरन दफ्तर खाली करने को कह दिया है। लोगों से इन कंपनियों के करीब 1 किलोमीटर का एरिया खाली करने की सलाह दी है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो सकता है। ईरान ने इन कंपनियों पर अगर ये हमले शुरू कर दिए तो ये खाड़ी में अमेरिका को बहुत बड़ी आर्थिक चोट होगी, क्योंकि अरब देशों में एप्पल का निवेश करीब $1.6 बिलियन है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने करीब $15 बिलियन का निवेश किया हुआ है। गूगल ने करीब $10 बिलियन का इन्वेस्ट किया हुआ है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की अगर बात करें, उसका भी वहां $50 बिलियन से अधिक का निवेश है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, $20 बिलियन से ज्यादा पैसा लगा रखा है। इस तरह से इन 18 अमेरिकी कंपनियों का कुल खाड़ी देशों में निवेश लगभग 150 से $250 बिलियन है।
सवाल यह है कि ईरान के हमलों का अमेरिका क्या जवाब देगा। इस सवाल पर ट्रंप ने गोलमोल जवाब दिया है। पहले तो यह बोले कि ईरान में ऐसी धमकियां देने वाले मारे जा चुके हैं, फिर कहा कि हम ईरान पर परमाणु हमला नहीं करने वाले हैं। आई रिपीट, हम ईरान पर परमाणु हमला नहीं करने वाले हैं। इस बयान में उन्होंने जिस तरह से परमाणु का जिक्र किया उसे चेतावनी से कम नहीं समझा जाता। ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, यह तस्वीर अगले आधे घंटे में साफ हो जाएगी। लेकिन बीते 24 घंटे में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में कैसे विध्वंस किया है, ईरान को उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कैसे जवाब दिया है, 33वें दिन की यह वॉर रिपोर्ट जरूर मिस मत करिए, आप ध्यान से देखिएगा। ईरान युद्ध में अब दो नए किरदार आने वाले हैं और इस युद्ध के दो फ्रंट पर छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गया, यह धीरे धीरे एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर दिन एक नई एंट्री हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, हर दिन एक नई एंट्री हो रही है। सोचिए, नई एंट्री हो रही है और नेटो की एग्जिट हो रही है। इस युद्ध में अब अमेरिका के खिलाफ पुतिन के सबसे भरोसेमंद और खूंखार माने जाने वाले चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से उतर सकते हैं, तो वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से यूएई युद्ध में यानी ग्राउंड ऑपरेशन में उतर सकता है। इन दोनों की तैयारियों और प्लान ऑफ एक्शन क्या है उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों की ताकत का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चेचन लड़ाके अचानक हमला करने के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़कर ऑपरेशन करते हैं और इनके लिए कहा जाता है वो बहुत क्रूरता से हमले करते हैं। यूएई के पास हाईटेक मिलिट्री पावर है और आधुनिक फाइटर जेट है। चेचन लड़ाके युद्ध में बेरहमी से हमला करते हैं, वो गुरिल्ला रणनीति में माहिर है। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की थी। तो वहीं यूएई की फौज सटीक मिसाइल हमले से सिस्टम से लैस है और उसके पास उम्दा इंटेलिजेंस है। चेचन लड़ाके पारंपरिक सेना की तरह नहीं लड़ते हैं, वो युद्ध में हिट एंड रन में माहिर हैं। यूएई की महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर नजर है और उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चेचन लड़ाकों को हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध का अनुभव है, तो वहीं यूएई के पास स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर और लंबे समय तक युद्ध झेलने की क्षमता है। अब अगर दोनों इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गए तो इस युद्ध का नैरेटिव बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यूएई सीधे अगर यहां पर ईरान है और बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है तो ठीक नीचे की तरफ यूएई है। अगर यूएई ने हमला किया तो ईरान अपनी पूरी फायर पावर यूएई पर लगाएगा और अमेरिका और अलायंस की पूरी फायर पावर यूएई को बचाने में लगेगी। ऐसी टैक्टिकल मिस्टेक यूएई शायद नहीं करना चाहेगा। स्टैंड बाय, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनी का बयान, इजराइल यूएस के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ट्रंप के एड्रेस से पहले मुज्तबा खमनी का बयान, यूएस इजराइल के खिलाफ जंग का समर्थन, शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। तो क्या ट्रंप अब अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंज लाने वाले हैं? संबोधन की स्क्रिप्ट, अब से 9 घंटे बाद ट्रंप के संबोधन में पता चलेगा कि अमेरिका का सरेंडर हो गया या ईरान पर बड़ा हमला। यह सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन ट्रंप के संबोधन से पहले जल, थल और नभ में यूएस फोर्स की बड़ी हलचल दिख रही है। तो सवाल लाजमी है कि क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? वैसे अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के संबोधन से पहले ही ईरान के इरादे साफ कर दिए। अरागची ने ट्रंप को पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि यदि वो साहसी और वचन के पक्के हैं तो होर्मुज खोलने के लिए अपने सैनिक भेजें। डायलॉग मारने से काम नहीं चलेगा, अपने सैनिकों को ईरान भेजें। अगर आपको पहले की तरह इन्हें हवाई जहाज से भेजने में डर लग रहा है तो हम इन्हें ले जाने के लिए एक ईरानी विमान भेज देंगे। मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं, अपने मित्र नेतन्याहू से पूछे कि हम हर रोज उनका क्या हाल कर रहे हैं। 33 दिन के युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, तो क्या ट्रंप चुप होकर बैठ जाएंगे या फिर नया तूफान आने वाला है? ब्रिटेन के बेस पर 2 B-2 बॉम्बर्स तैनात हैं, तो क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 विमान पश्चिम एशिया में भेजने की तैयारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि A-10 विमानों की तैनाती संभावित ग्राउंड ऑपरेशन का संदेश है। यह विमान काफी करीब से उड़कर जमीन पर सैनिकों की मदद करने में कारगर है। और फिक्र में अब देश की आबादी वाली फाइल खोलते हैं, जिसके लिए आज बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। आपने कई बार सुना होगा कि भारत
150 करोड़ लोगों का देश है। कोई इसे 140 करोड़ लोगों का देश कहता है, तो कोई यहां की आबादी 135 करोड़ बताता है। लेकिन सच में देश की आबादी कितनी है, इसका पता लगाने के लिए आज से अखिल भारतीय जनगणना शुरू हो गई है। यह इसका पहला चरण है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाई। इस बार जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण आज से शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति जानी जाएगी। पहला चरण जो आज से शुरू हुआ है, उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस का काम होगा। इसमें सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय और प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए 30 दिनों का वक्त रखा गया है। हाउस लिस्टिंग से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जनगणना के दूसरे चरण में आबादी की गिनती होगी। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म, SC ST है और उसकी डिटेल्स पूछी जाएगी। आज से शुरू हुई जनगणना में सेल्फ एन्यूमरेशन की बहुत चर्चा है। ऐसे में इसके डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जानकारी भरने के बाद मिले SEID यानी सेल्फ एन्यूमरेशन ID को बाद में आने वाले कर्मचारी यानी एन्यूमरेटर को दिखाना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो सबसे पहले आप SE पोर्टल यानी https:// और फिर se.census.gov.in पर जाएं। यहां मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और मानचित्र पर स्थान चिन्हित करें। इसके बाद परिवार का विवरण भरें और जानकारी सबमिट करें। SEID हासिल करें। एन्यूमरेटर यानी जनसंख्या सर्वे करने वालों को SEID दें। यानी जनसंख्या सर्वेकर्ता जिस काम को करने में काफी देर लगा सकता था, वो आप SEID देकर कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए भी अलग अलग तारीखें तय हैं। दिल्ली में स्वयं गणना 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगी। इस बार जनगणना में 33 ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आपके पास रहने को घर है? घर पक्का है या कच्चा? घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं? घर में गैस कनेक्शन है या नहीं? घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या नहीं या पुरुष? घर में कितने बच्चे हैं? घर के स्वामी और आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता क्या है? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में? घर में टेलीफोन, इंटरनेट है या नहीं? घर में कोई गाड़ी है या नहीं? इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान दी जाती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसे डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सकें और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जनगणना के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होगा। कोई भी अधिकारी तय दायरे से बाहर सवाल नहीं पूछ सकता। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बार की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा कलेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। इसके अलावा HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन का उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों, एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी और जिला/प्रधान जनगणना अधिकारी को डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षक के लिए तैनात किया जाएगा। जनगणना के 2 चरणों में 11,718 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर भारत की अनुमानित आबादी 147 करोड़ मान ली जाए तो जनगणना का प्रति व्यक्ति खर्च 80 रुपए आने वाला है। तो जनगणना शुरू हो चुकी है। कैसी होगी, क्या होगा, ये सारे डिटेल्स भी आ चुके हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या जनगणना के दौरान आपको कोई दस्तावेज दिखाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी जानकारी आप देंगे वो पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कानून के तहत डेटा किसी भी एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस बार जनगणना में एक और बड़ा पहलू जोड़ा गया है, जाति से जुड़ा डेटा। देश में लंबे समय से मांग उठ रही है कि जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएं। अब इस जनगणना में जातियों से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी।
जिससे सरकार को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के समझने में मदद मिलेगी। इस जनगणना का सबसे चर्चित बदलाव लिव इन संबंधों को मान्यता देना भी है। अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ रह रहे हैं, यानी लिव इन रिलेशनशिप स्थिर है, तो उन्हें भी एक तरह से विवाहित की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समाज में पारंपरिक रिश्तों के अलावा नए प्रकार के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं और सरकार अब उन्हें भी डेटा में शामिल करना चाहती है। इस बार की जनगणना में जातीय जनगणना का भी काफी चर्चा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में पहले कभी जातीय जनगणना हुई है? जनगणना का करीब 144 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। 1861 में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार जातीय 1881 में, आई स्टैंड करेक्टेड, जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार जातीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़े 1881 में जारी हुए। इसके बाद से 1931 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1941 से सिर्फ ST/SC के आंकड़े ही सार्वजनिक होने लगे। 1941 के बाद संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट ने तय किया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर समेत कई बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरनाक माना था। फिक्र के लेंस से देखें तो भारत में जनगणना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि एक वर्ष में लगभग 5 अमेरिका के बराबर आबादी को गिना जाएगा। और ये सिर्फ गिनती नहीं है, लोगों की शिक्षा, आय, रोजगार और परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी इसमें दर्ज होती है। आज की तारीख में जब डेटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी की पूरी AI क्रांति डेटा पर आधारित है, इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन कहना गलत नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने पर इतनी गहराई वाला डेटा बहुत कम जगह इकट्ठा किया जाता है। ये डेटा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये तय करता है कि कहां स्कूल और अस्पताल बनेंगे, किस क्षेत्र को ज्यादा संसाधन मिलेंगे और नीतियां कैसी बनेंगी। इसीलिए भारत की जनगणना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण डेटा मिशन है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। फिक्र में अब चुनावी फाइल खोलने का वक्त आ गया है। आज पीएम मोदी असम में थे, राहुल गांधी केरल में, लेकिन जुबानी शोले बंगाल में बरस रहे थे। आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में पहली संयुक्त रैली की, जिसमें ममता बनर्जी और पीएम मोदी उनके टारगेट पर थे। ओवैसी ने कहा कि ईद के दिन वोट हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ड्रामा करती हैं। दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना मकसद है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी सगे भाई बहन की तरह हैं, अंदर से एक है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो बंगाल में लोकसभा चुनाव भी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी ऐसा करके बंगाल में किसका वोट काटेंगे। ओवैसी की मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स पर यह न्यूज रील देखिए। कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? क्या यहां से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फायदा हुआ? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। ये दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो दो भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर आएंगे। बंगाल से असम चलते हैं, जहां पीएम मोदी की चाय पत्ती की बगान वाली सेल्फी काफी ट्रेंड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, वहां चाय बागान में मौजूद महिलाओं से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने एक सेल्फी भी खिंचाई, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, यहां की चाय ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद महिलाएं अपने संस्कृति के बारे में मुझसे बातें करती रहीं और फिर एक सेल्फी भी ली। हम सभी चाय बागान परिवारों के प्रयासों पर बहुत गर्व करते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि वो खुद एक चाय वाले,
हाँ। और असम की चाय को राज्य की आत्मा करार दिया। वैसे एक सच ये भी है कि चुनावी मौसम में पीएम मोदी के लिए चाय की पत्ती बहुत अनुकूल रही है। बीजेपी के लिए उस चाय का स्वाद नतीजों में बहुत फायदेमंद रहा है। ये लेते हैं। वही के लिए तो डांगर ये जब ऊपर होता है ऐसे। हाँ चलिए, आपने मुझे सिखा दिया, तो आप मेरे गुरु हैं आज। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? भी 10 में गया है। तो 10 में गया। आपका बच्चा बीए कंप्लीट कर बीए कंप्लीट किया? अरे वाह। अच्छा, बच्चे खेल कूद में कुछ करते हैं क्या? कौन सा खेल ज्यादा खेलते हैं? फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है। आप तो एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा।